कहानी का आगाज एक घने जंगल से होता है जहां एक आदमी दीवानावार बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। जंगल इतना घना था कि इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सूरज की सिमत देखते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब सूरज डूब गया तब भी इसने दौड़ना नहीं छोड़ा। भागते भागते वो एक ऐसी जगह जहां पर एक फेरी के ढांचे पर नो रिटर्न पॉइंट लिखा था, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। ये बोर्ड देखकर इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ तमाम परिंदे अचानक उड़कर वहां से चले गए। छुपने की कोई भी जगह नहीं थी और वो आदमी खौफजदा हो गया। खौफ के मारे वो एक दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन बदकिस्मती से वो ऊंचे दरख्त से नीचे गिर गया। बेहोश होने से पहले हम देखते हैं कि कोई इसे खींच रहा था। ये कौन था ये नहीं दिखाया गया, मगर दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। फिर सीन कट हो जाता है। 6 दिन बाद हम एक शहर में मीना नाम की लड़की को देखते हैं। मीना का कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी, सिवाय एक बहन के। इस वक्त वो एक पेट स्टोर में काम कर रही थी और इसके बॉस ने इसे एक तोते को चिड़ियाघर छोड़ने का हुक्म दिया। मीना तोते को अपने घर ले जाती है क्योंकि इसे अगले दिन चिड़ियाघर जाना था। रात इसने तोते के साथ गुजारी और सुबह होते ही तोते को लेकर चिड़ियाघर की तरफ रवाना हो गई। लंबी सड़क पे चलते हुए शायद इसने गलत मोड़ ले लिया और वो जंगल के बीच पहुंच गई। ये वही जंगल था जहां हमने पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। पहले तो वो अपनी गाड़ी के जरिए ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो इसे इस गाड़ी से निकलना पड़ा। मीना को लगा के करीब कोई मौजूद होगा जिससे मदद ली जा सके। वो अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगी, मगर अंधेरा भी गहरा होने लगा था। अचानक पहले की तरह तमाम परिंदे दरख्तों से उड़ गए और मीना को खौफ महसूस होने लगा। जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी और इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दूर एक बुरी औरत भाग रही थी। मीना इसका पीछा करने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन वो औरत रुकी नहीं, मुसलसल भागती रही। मीना जब इसके पीछे भागते भागते थक गई और रुक गई। इसके रुकने पर बुरी औरत ने पीछे मुड़कर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन हमारी तरफ भागो। ये सुनते ही मीना दोबारा भागते हुए औरत की तरफ बढ़ी। बुरी औरत ने इसका हाथ पकड़ा और इसे एक घर में ले गई। घर पहुंचते ही इसने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक अजीबोगरीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। इस बुरी औरत के साथ वहाँ 2 और लोग भी मौजूद थे। मीना घबराकर इनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और इसे आईने के सामने खड़े होने का कहते हैं क्योंकि कोई इन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है आखिर कौन आ रहा है, तो बुरी औरत, जिसका नाम मेडालाइन था, जवाब देती है हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। अचानक कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। मेडालाइन ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह उलझ गई। मेडालाइन जब वॉचर्स का जिक्र कर रही थी, इन्हें ना तो अब तक किसी ने देखा था और ना ही मीना या वहाँ मौजूद किसी और ने। रात गुजर जाती है और सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं। मेडालाइन बताती है कि वो वॉचर्स शिकारी मखलूकात सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को जंगल में नहीं रहना था, इसने यहाँ से निकलने का फैसला किया और आगे बढ़ने लगी। मेडालाइन ने इसे रोकते हुए कहा, ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ेगा। अगर तुम लेट हो गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने तोते को लेकर आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाकर इसे भी वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर वो भी घबरा जाती है, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह वो सूरज की सिमत देखकर इसी सिमत में आगे बढ़ने लगती है, मगर फिर भी जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। अचानक इसे जमीन के नीचे हलचल महसूस होती है और वो खौफजदा हो जाती है। मीना वापस इसी घर की तरफ दौड़ती है जहाँ से वो निकली थी। वो हार चुकी थी। मेडालाइन इसे तसल्ली देती है और कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और नाकाम रही, हम सब तुम्हारी तरह यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल इंसानों की रूहों को अपनी तरफ खींचता है और फिर अजीबोगरीब चीजें दिखाकर इन्हें पागल कर देता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब इसका शिकार हैं। मेडालाइन इसे जंगल में लगे कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बोर्ड्स दिखाती है जो कि गोल दायरे की शक्ल में लगाए गए थे। वो बताती है कि ये बोर्ड्स हमारे घर से आधे दिन की मुसाफत पर हैं और अगर इससे आगे कोई जाए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता
है, इसलिए जब भी ये बोर्ड नजर आए इन्हें नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया। मैडेलाइन इसे जवाब देती है कि ये एक प्रोफेसर ने सारा निजाम बनाया था। रात हो जाती है और ये लोग दोबारा इस अजीब घर में वापस आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स इन्हें देखने आते थे और आज कैरा नामी लड़की इनके सामने रक्स करती है, ये कहते हुए कि इन्हें ये सब पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़े ही रहना पड़ता था। वो जो चाहे कर सकते थे लेकिन इनकी तरफ पीठ नहीं कर सकते थे। रात के वक्त तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का सामना था, लेकिन दिन के वक्त भी इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो रोजाना जंगल से कुछ ना कुछ शिकार करते जिससे इनका गुजर बसर होता था। अगले दिन कैरा और मीना जल्दी में खाना इकट्ठा करने के लिए निकलती है। मीना कैरा से पूछती है आखिर ये वॉचर चाहते क्या है। कैरा बताती है मुझे भी पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन मैडेलाइन के पास एक थ्योरी है। इसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें गौर से मुशाहदा करते हैं, लेकिन अगर हमने इन्हें देख लिया तो हम पागल हो जाएंगे। कैरा इसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीना कैरा को बताती है कि इन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो चुके हैं। कैरा का शोहर जंगल में रास्ता तलाश करने के लिए निकला है और कैरा को उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापिस आएगा और वो लोग यहाँ से निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि कैरा का शोहर वही आदमी था जिसे हमने फिल्म के आगाज में देखा था, जो जंगल में गुम हो गया था और वॉचर्स के हाथों खींच लिया गया था। जब मीना और कैरा अपने घर के करीब पहुंचते हैं, मैडेलाइन मीना को 3 असूल बताती है जिन पर अमल करके वो यहाँ जिंदा रह सकती है। पहला असूल रात के वक्त कभी भी अपने घर का दरवाजा ना खोलना। दूसरा असूल रात के वक्त आईने की तरफ कभी भी अपनी पीठ ना करना और तीसरा असूल दिन के वक्त घरों के करीब नहीं जाना और जितना मुमकिन हो रोशनी में रहना। ये तीसरा असूल था। इस रात मीना वॉचर्स के बारे में मजीद जानना चाहती थी, इसलिए वो आईने के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब इसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो आईने की तरफ अपनी कमर कर लेती है। ये अमल वॉचर्स को गुस्सा दिला देता है और वो जोर जोर से आईने पर जरबे मारने लगते हैं, यहाँ तक कि आईने में दरारें पड़ जाती हैं। शोर सुनकर मैडेलाइन भी जाग जाती है और फौरन मीना को आईने के सामने खड़ा होने को कहती है ताकि वॉचर्स का गुस्सा ठंडा हो सके। ये रात भी किसी तरह गुजर जाती है। अगले दिन मीना और डैनियल शिकार पर निकलते हैं। मीना अपने वक्त को यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। रास्ते में वो डैनियल से पूछती है क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है। डैनियल नफी में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को समझाती है मुझे लगता है कि सब मैडेलाइन की गढ़ी हुई कहानियां हैं जिनमें वो हमें फंसाए हुए हैं। हमें इन ग्रहों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल जो खुद भी यहाँ से निकलना चाहता था मीना की बात मान लेता है। मीना अपने आप को एक रस्सी से बांधकर गड्ढे में उतरती है और रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल पकड़ता है ताकि अगर मीना को कुछ हो जाए तो वो इसे फौरन खींच सके। मीना गड्ढे में पहुंचती है जहाँ इसे कई इंसानों का सामान मिलता है। वो ये सामान इकट्ठा कर लेती है समझते हुए कि ये जरूर इन लोगों का होगा जो जंगल पहले से फंसे हुए थे। रस्सी की मदद से मीना और डैनियल इस सामान को बाहर ले आते हैं, लेकिन जब ही मीना गड्ढे से बाहर निकलने लगती है इसे एक हाथ दिखाई देता है। वो ठीक से तो नहीं देख पाती कि ये क्या चीज थी, लेकिन वो डर गई और फिर सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में वापस आ गए, जहाँ मैडेलाइन ने इसे पूछा कि ये सारा सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान इन्हें जंगल से मिला है। मैडेलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका है। वो जानती थी ऐसा सामान इस जंगल से नहीं इस गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है कि बताओ तुमने गड्ढे में क्या देखा, लेकिन मीना इसे कुछ भी नहीं बताती। इन लोगों को गड्ढे से कैमरा भी मिला था। वो इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग इन वॉचर्स को देख सके। मैडेलाइन इन्हें समझाती है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों इसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि वो इन्हें देख पाए। अभी तक वॉचर नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। इनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरा से देखते हैं तो वहाँ इन्हें इंसानी टांगे दिखाई जाती हैं। बाहर जो कोई भी था वो कैरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कैरा को लगा कि जरूर इसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलाइन इसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कैरा को मैडेलाइन की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए मैडेलाइन कहती है कि तुम इसका इम्तिहान ले लो। तुम इससे कोई भी ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड जानते हो। कैरा बाहर खड़े इंसान से एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में इसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं देता तो कैरा को शक होने लगता है। मैडेलाइन की बातें इसे सच लगने लगती हैं और वो दरवाजा खोलने का इरादा तर्क कर देती है। बाहर खड़ा हुआ शख्स अब दरवाजा जोर जोर से खड़काने लगता है और इसकी आवाज में अजीब सी तब्दीली आ जाती है। अभी दौरान डैनियल और मीना सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हैं, लेकिन इन्हें वॉचर्स की बजाय कुछ और ही नजर आता है। कैमरे में दिखाई देने वाली इंसानी टांग अब गायब हो जाती है और बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। मैडेलाइन इन्हें दोबारा खबरदार करती है कि ये वॉचर्स का एक और तरीका है इन्हें फंसाने का। वो लोग इंसानी आवाजों और सूरतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अंदर मौजूद लोगों को वर्गलाया जा सके। अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सब मर जाएंगे। मगर अंधेरा छा चुका था
था और मेडालिन और मीना की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। वो दोनों दरख्त के नीचे पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें मालूम था कि वॉचर्स कहीं भी थे। वॉचर्स की खौफनाक आवाजें इन्हें सुनाई देने लगी और इनके कदमों की छाप भी साफ सुनाई दे रही थी। मीना के हाथ कांप रहे थे और मेडालिन की आंखों में खौफ झलक रहा था। इस लम्हे मीना को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ महसूस हुआ। वह जानती थी कि अगर वॉचर्स ने इन्हें देख लिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अचानक दरख्त के पीछे से एक साया नमूदार होता है। ये वॉचर्स थे जो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। मेडालिन ने मीना का हाथ थामा और इसे खामोश रहने का इशारा किया। दोनों सांस रोके रोके खड़े रहे। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वॉचर्स दरख्त के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन वो इन दोनों को न देख सके। शायद वो रोशनी के ना होने की वजह से या दरख्त की शाखों के दरमियान छुपे होने की वजह से बच गई थी। कुछ वक्त के बाद वॉचर्स वहां से चली गई, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था, क्योंकि रात अभी भी बाकी थी और इन्हें सेफ हाउस वापस पहुंचना था। मीना ने मेडालिन की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा वरना हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मेडालिन ने सर हिलाया और वो दोनों मोहतात कदमों से वापस सेफ हाउस की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब इन्हें यकीन हो चुका था कि डैनियल ने इनका साथ छोड़ दिया और इन्हें खुद ही अपनी जान बचानी थी। रात भर वो दोनों दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुपती रही, लेकिन वॉचर्स हर जगह मौजूद थे। इनके बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जमा करके आगे बढ़ती रही। अब ये एहसास हो चुका था कि दरवाजा खुला हो या बंद, वो ज्यादा देर तक इन क्रिएचर से महफूज नहीं रह सकते। मेडालिन ने सबको खबरदार किया कि इन क्रिएचर्स के पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अकल भी है और वो इनके हर अमल को गौर से देखते हैं ताकि इनकी नकल कर सके। अगर जब वो इंसान नहीं है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो इंसानों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब दरवाजा जोर जोर से खटकाया गया तो सब अंदर खौफजदा थे। मेडालिन ने कहा, ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है, हमें इनके साथ धोखेबाजी करनी होगी वरना ये हमें खत्म कर देंगे। डैनियल और किरा को भी एहसास हो गया था कि हालात बदतर हो चुके हैं। मीना ने सवाल किया कि फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। मेडालिन ने नक्शा निकाला जो इसने सालों से बनाया था और कहा, ये जंगल शायद कोई जिंदा मखलूक है और ये हमें अपने अंदर बंद रखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम सही सिमत में चले तो शायद हमें निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल ने मेडालिन से पूछा, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि ये नक्शा सही है, कि हमें इन क्रिएचर्स का सामना किए बगैर यहाँ से निकलने का कोई मौका मिलेगा। मेडालिन ने जवाब दिया, ये हमारा आखिरी मौका है, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। अगर हमने कोशिश नहीं की तो यही क्रिएचर्स हमें खा जाएंगे या हमारी जगह ले लेंगे। इस बहस के दौरान क्रिएचर्स ने दरवाजे पर मजीद जोर से मारना शुरू कर दिया। सब जानते थे कि इनके पास वक्त बहुत कम है। मेडालिन ने सबको कहा कि जल्दी से जरूरी सामान उठाए और निकलने की तैयारी करें। जानते थे कि अगर इन क्रिएचर्स ने दरवाजा तोड़ दिया तो इन्हें जंगल में भागकर ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये लोग दरवाजे के पीछे मौत के दहाने पर खड़े थे और इनका हर कदम अब जिंदगी और मौत के दरमियान एक फैसला कुन कदम बन चुका था। एक खास रिश्ता बन गया। डॉक्टर मॉर्डन ने इस फैरी का नाम लोना रखा। लोना की मदद से डॉक्टर ने कई तजुर्बात किए और इंसानों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया डॉक्टर को एहसास हुआ कि लोना को इसकी असल दुनिया से दूर रखना एक बहुत बड़ी गलती है। लोना ने भी डॉक्टर से मोहब्बत करना शुरू किया, लेकिन इसकी आजादी की ख्वाहिश भी बढ़ रही थी। डॉक्टर ने सोचा कि अगर वो लोना को बाहर की दुनिया दिखाए तो शायद वो इसके साथ रहने का फैसला करेगी, लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि इसकी ख्वाहिशात की तकमील का क्या मतलब हो सकता है। एक रात जब डॉक्टर ने लोना को बाहर जाने की इजाजत दी तो वो जंगल में चली गई, लेकिन वहाँ इसका सामना दूसरे फेरीज से हुआ जो सालों से इंसानों से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने लोना को बताया कि डॉक्टर ने इन्हें धोखा दिया है और वो इनकी ताकतों को चोरी कर रहा है। इसके बाद लोना ने फैसला किया कि वो वापस नहीं जाएगी बल्कि अपने लोगों के साथ रहकर इनकी मदद करेगी। इसी दौरान डॉक्टर ने महसूस किया कि वो अपनी तख्लीक करदा मखलूक को खो रहा है। इसने अपनी तजुर्बाती सरजमीन को महफूज रखने के लिए मजीद इंसानों को फांसने का फैसला किया। इसका मकसद था कि वो जंगल की खतरनाक मखलूकात की ताकतों को हासिल कर सके और खुद को मजीद मजबूत बना सके। यही सब कुछ मीना और इसके दोस्तों के सामने था। मीना ने सब कुछ जानने के बाद हमें इस जगह से निकलना होगा। अगर डॉक्टर ने फेरीज का राज जान लिया तो हम सबको खतरा है। कैरा ने तजवीज दी, हमें लोना की तलाश करनी चाहिए। अगर वो इन मखलूक की मदद कर सकती है तो शायद हमें भी बचा सकती है। डैनियल ने पूछा, लेकिन लोना कहाँ है कि हमें इस जंगल में वापस जाना होगा। मीना ने सोचा, शायद हमें लोना की रहनुमाई के बगैर बंकर के राज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पास जो मालूमात है हमें इनका फायदा उठाना चाहिए। इसने कंप्यूटर पर मौजूद डेटा को मजीद चेक करने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि क्या डॉक्टर ने लोना के बारे में मजीद मालूमात रखी है। सबने मिलकर कंप्यूटर का जायजा लेना शुरू किया ताकि मालूम कर सके कि कैसे वो इस जंगल से निकल सकते हैं और लोना की मदद से अपनी जान बचा सकते हैं। वो इंसानों के खिलाफ हो गए हैं। कब्र के पास खड़े होकर मेडालिन ने कहा, ये वो जगह है जहाँ कई फेरीज दफन किए गए हैं जिन्होंने इंसानों के हाथों जुल्म सहकर अपनी जान गंवा दी। मीना ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, क्या ये सब कुछ वाकई खत्म हो चुका है? क्या हम वाकई इनके गुस्से का शिकार बनने जा रहे हैं? मेडालिन ने जवाब दिया, नहीं, हमें इनकी कहानी को याद रखना होगा, हमें इनका एहतराम करना होगा और अपने अमल के जरिए दिखाना होगा कि हम इंसान मुख्तलिफ हैं। जंगल के दरमियान चलते चलते इन्हें एक और गड्ढा नजर आया। वो गड्ढा पहले वाले गड्ढे से काफी बड़ा और गहरा था। डैनियल ने तजवीज दी कि इन्हें गड्ढे के किनारे जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। मीना ने कहा, नहीं, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी बाहर निकलना है। लेकिन डैनियल और केरा की जिद इन्हें गड्ढे की तरफ खींचने लगी। मेडालिन ने कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अगर ये वॉचर्स वापस आ गए तो हम फंस जाएंगे। इसी दौरान मीना ने एक नए रास्ते की तरफ इशारा किया जो एक पतली सी गली की सूरत में नजर आ रहा था। ये देखो, ये रास्ता हमें बाहर ले जा सकता है। वो खुशी से बोली। वो लोग तेजी से इस तरफ बढ़ने लगे, मगर इन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये रास्ता इंतहाई
खतरनाक है। गुजरने के दौरान अचानक उन्होंने शोर सुना और इनके पीछे कुछ अजीबोगरीब शक्लें नुमादार होने लगी। वो वॉचर्स थे जो इन्हें ढूंढ रहे थे। मैडेलिन ने कहा, जल्दी करो, हमें इस रास्ते से निकलना होगा। सबने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जैसे ही वो पतली गली से गुजरने लगे, इनकी रफ्तार बढ़ गई। चंद लम्हों के बाद वो एक खुले इलाके में पहुंच गए, जहाँ सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था। दरख्त के नीचे एक रोशन रास्ता था। मीना ने सोचा कि ये रास्ता हमें बाहर लेके जा सकता है। किरा ने कहा, हमें दरख्त के नीचे जाना होगा, हमें रोशनी की तरफ जाना होगा। जब वो दरख्त के नीचे पहुंचे तो अचानक एक रोशनी की किरण ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो सब इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पीछे से वॉचर्स का शोर बढ़ता जा रहा था। मैडेलिन ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी वरना ये हमें पकड़ लेंगे। सबने अपनी अपनी कुव्वत लगा दी और रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जब वो रोशनी के करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। एक दरवाजा जो कि जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ खुलता था। ये है हमारा रास्ता, मीना ने खुशी से कहा और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा आखिर होगा। मीना ने झुककर देखा तो देखा कि वॉचर्स इनके करीब आ रहे थे। उन्होंने जल्दी से दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गए। आखिरी लम्हे में सब दरवाजे के बंद होने से पहले अंदर जा चुके थे। जब दरवाजा बंद हुआ तो एक धमाका हुआ और जंगल के खतरात से बच गए। वो एक नए इलाके में पहुंच चुके थे जहाँ रोशनी थी और सुकून था। हमने कर लिया, डैनियल ने खुशी से कहा, हम बच गए। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें ये सब कुछ याद रखना होगा। ये जंगल हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इंसानों की गलतियों का क्या इंजाम होता है। सबने इस बात पर सर हिलाया और नया सफर शुरू करने के लिए तैयार हो गए। ये सफर ना सिर्फ इनके लिए एक नया आगाज था बल्कि इनकी कहानी का एक नया बाब भी। कभी वो इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए और इस नदी के जरिए वो जंगल से बाहर निकल सकते थे। शाम हो चुकी थी और वो फेरीज और वॉचर जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर की कश्ती में बैठकर दूर जाते, डैनियल को अपना साथी जो नजर आता है, जो जख्मी हालत में था। डैनियल इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि बाकी सब लोग कश्ती में बैठ चुके थे। मगर इससे पहले कि डैनियल वापस आता, बाकी लोग देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने गया था वो इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब डैनियल का ही रूप इख्तियार कर लिया था। वो अब डैनियल को मार देती है। इन सबको एहसास होता है कि फेरीज नदी पार नहीं कर सकती और आखिरकार वो नदी पार करके शहर पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीना डॉक्टर के कहने के मुताबिक इनकी यूनिवर्सिटी में आती है ताकि इनका सारा डाटा खत्म कर सके, लेकिन इससे पहले कि वो इनका डाटा डिलीट करती, इसे एक नई हकीकत मालूम होती है। ये कि 1000 साल पहले जब इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो इनकी आपस में शादियां भी होती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी होते थे जिन्हें बर्ड्स कहा जाता है। यहाँ भी ये बात सामने आती है कि मैडेलिन जिससे वो जंगल में मिले थे कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की बीवी। मीना को ये बात समझ नहीं आती कि मैडेलिन ने इसे ये सब क्यों नहीं बताया। अपने इस कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कैरा के पास जाती है और इसे बताती है कि जिस मैडेलिन हम जंगल में मिले थे वो दरअसल प्रोफेसर की बीवी थी, लेकिन इसने हमें ये सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, एक रूप बदलने वाली फेरी थी। ये सुनकर कैरा हैरान हो जाती है। असल हकीकत ये है कि कई साल पहले प्रोफेसर की बीवी मैडेलिन कैंसर की वजह से फौत हो गई थी। प्रोफेसर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी बीवी की तस्वीर एक फेरी को दिखाकर इसे मैडेलिन का रूप इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मीना ये सारी बातें बता रही थी, अचानक इसे एहसास हुआ कि वो सब कुछ कैरा को नहीं बल्कि मैडेलिन को बता रही थी, जिससे इस वक्त कैरा का रूप बदला हुआ था। जैसे ही असल कैरा वहाँ पहुँचती है, मैडेलिन इसे बेहोश कर देती है और फौरन मीना पर करती है। मीना को मारने से पहले मैडेलिन कहती है कि मैं एक अलग फेरी थी, जंगल में सब मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं दिन में भी बाहर निकल सकती थी, इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मीना इससे कहती है कि तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत खास थी, तुम आधी इंसान और आधी फेरी थी, इसलिए तुम फेरीज के साथ भी रह सकती थी और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम जंगल से बाहर नहीं निकल सकी। ये सच्चाई सुनकर मैडेलिन की जादू और ताकत वापस आ जाते हैं। वो मीना को छोड़ देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ हफ्ते के बाद कहानी दिखाई जाती है जहाँ मीना अपनी बहन के पास चली गई थी। जंगल और फेरीज वाले सारे वाकयात के बाद वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। इसने अपनी बहन को बताया था कि इसे लगता है कि वो फेरी अभी भी इसका पीछा करती है। मीना की बहन इसे कहती है कि तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मैडेलिन है जो इनकी दुनिया में इस बच्चे के रूप में रह रही है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।